इमेजिन करें कि हमारे पास ना दो बीकर्स हैं और उन दोनों में कोई क्लियर लिक्विड्स हैं। दो डिफरेंट लिक्विड्स हैं और वो दोनों क्लियर लिक्विड्स हैं। सो हमने क्या किया, उन दोनों क्लियर लिक्विड्स को एक बीकर में मिक्स कर दिया। सो एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल, लेकिन सडनली एक चीज़ हुई कि जो टेम्परेचर है ना वो रेज होना स्टार्ट हो गया। हमने से कोई हीट प्रोवाइड नहीं की, कोई भी फायर हीट नहीं दी, कोई फ्लेम नहीं दी, लेकिन फिर भी हीट उसमें से निकल रही थी। अब सवाल ये है कि ये हीट कहाँ से आई और कितनी आई और हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं। सो इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आज हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस। बेसिकली इक्वेशंस नहीं होती और हर रिएक्शन के पीछे ना एनर्जी की एक गेम होती है। सो इसी चीज़ को हम आज सीखेंगे। सो फर्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे 6.6 मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ रिएक्शंस। सो बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई केमिकल या फिजिकल रिएक्शंस होते हैं ना, तो उसमें से या तो हीट रिलीज होती है या उसमें से हीट एब्जॉर्ब होती है। सो जब हीट चेंज हो, ये जो हीट चेंज है ना, यानी या हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, तो हीट में चेंज आ रहा है। इस चेंज को हम मेजर करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जिसको हम कैलोरीमीटर कहते हैं, और हम कैलकुलेट करते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। सो कैलोरीमीटर क्या होता है? ये एक इंसुलेटेड वेसल डिजाइंड इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेजर करता है हीट चेंज को ड्यूरिंग द रिएक्शन। इंसुलेटेड कंटेनर होता है, यानी कि इसमें जो हीट है ना वो सराउंडिंग में रिलीज नहीं होती, ना ही बाहर की हीट अंदर आती है। ये क्या करता है? रिड्यूस करता है हीट लॉस को टू द सराउंडिंग, ताकि हमें जो फाइनल रिजल्ट है ना वो एक्यूरेट मिले। और टेम्परेचर चेंज होता है ना रिएक्शन के दौरान, उस चीज़ को मेजर किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैलोरीमीटर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इस लेवल पे हम जस्ट ग्लास कैलोरीमीटर को डिस्कस करेंगे। सो इसके बाद आ जाते हैं, ये एक इमेज है। तो इसमें क्या है कि इंसुलेटेड ग्लास कंटेनर है। इस तरह का सेटअप होता है कैलोरीमीटर का के इंस्ट्रूमेंट का। तो इंसुलेटेड ग्लास कंटेनर में क्या होता है कि हीट जो है वो बाहर रिलीज नहीं होती, ना ही बाहर की हीट अंदर आती है। इसके अलावा वाटर होता है। वाटर हीट को बहुत अच्छे तरीके से ना एब्जॉर्ब कर लेता है। और सैंपल इसके अंदर प्लेस होता है। स्टिरर क्या होता है? यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए। और ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इग्निशन वायर्स इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। और थर्मोमीटर जो है वो मेजर करता है टेम्परेचर को। सो कैलोरीमीटर का बेसिकली इस तरह का सेटअप होता है। और इस आपके कोर्स में जस्ट ग्लास कैलोरीमीटर है। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हीट होती है जो कि ज़रूरत होती है टेम्परेचर को रेज करने के लिए 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। अच्छा, वाटर के केस में क्या होता है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ना वो होती है 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम। लेकिन कैलकुलेशन में हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। सो इसको राउंड ऑफ करके यूज़ किया जाता है। और मोस्ट रिएक्शंस जो होते हैं ना वो वाटर के अंदर होते हैं, यानी कि एक्वस कंडीशंस के अंदर होते हैं, एक्वस सोल्यूशन के अंदर। एंड दीज सोल्यूशन आर वेरी डाइल्यूट। ये सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होते हैं। एंड इनमें जो हीट कैपेसिटी होती है ना इज टेकन टू बी सेम एज वाटर, यानी डाइल्यूट सोल्यूशन की जो हीट कैपेसिटी होती है वो सेम वाटर की हीट कैपेसिटी के तौर पे ली जाती है। सो डाइल्यूट सोल्यूशन बिहेव लाइक वाटर। सो सेम हीट कैपेसिटी दोनों केसेस में यूज़ की जाती है। अब हम आते हैं ग्लास कैलोरीमीटर पे। तो ग्लास कैलोरीमीटर क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है और ये मेजर करता है एंथैल्पी चेंजेस ऑफ रिएक्शन इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर जो भी हीट चेंजेस हो रही होती है ना, ये उस चीज़ को मेजर करता है। और ये सुटेबल नहीं होता उन रिएक्शंस के लिए इन्वॉल्विंग गैसेस, बिकॉज गैसेस में escape फ्रॉम द वेसल्स। सो गैस रिएक्शन के लिए जो है ना ये सुटेबल नहीं है। और ऐसे मतलब रिएक्शन जिनमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, सो उस तरह के रिएक्शंस के लिए भी ना ये सुटेबल नहीं है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ग्लास कैलोरीमीटर का टू मेजर एंथैल्पी चेंजेस ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें ग्लास कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ बीकर। इसके जो पार्ट्स होते हैं उसमें एक बीकर होता है। थर्मोमीटर होता है जो टेम्परेचर को मेजर करता है। स्टिरर टू इंश्योर यूनिफॉर्म टेम्परेचर। और एक लूज फिटेड लीड होती है टू मेंटेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड कॉटन वूल अराउंड द बीकर टू रिड्यूस हीट लॉस टू दी सराउंडिंग, यानी कि इसका इंसुलेटेड स्ट्रक्चर होता है। हीट लॉस नहीं होती, ना ही बाहर से अंदर आती है ना ही अंदर से बाहर जाती है। और इस वजह से हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कैलोरीमीटर का?
अब ये जो सारा रिएक्शन है ना, ये एक बीकर के अंदर होता है। हीट रिलीज और एब्जॉर्ब कास्ट टेम्परेचर चेंजेस, यानी हीट रिलीज और एब्जॉर्ब होती है, तो ये रीज़न होता है टेम्परेचर चेंज का। एंड प्रेशर इस केस में कांस्टेंट होता है, तो जस्ट हम कैलकुलेट करते हैं चेंज इन एंथैल्पी। अब ये जो रिएक्शन होता है ना, ये एक बीकर के अंदर होता है। एंड एज द रिएक्शन अकर, या तो हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, और इसके रिजल्ट में जो है ना टेम्परेचर में चेंज आएगा, सोल्यूशन में, सोल्यूशन के टेम्परेचर में चेंज आएगा। सो ये जो टेम्परेचर में चेंज आएगा ना, इसको मेजर किया जाता है यूजिंग द थर्मोमीटर। एंड सिंस द रिएक्शन अकर एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो जो हीट चेंज है ना वो मेजर की जाती है, इस हीट चेंज इज इक्वल टू द इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। सो नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे कुछ असम्पशंस हैं, इंपॉर्टेंट असम्पशन। सो सोल्यूशन अगर डाइल्यूट है ना, तो ये वाटर की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी है वो सेम यूज़ की जाती है। डेंसिटी इस केस में 1 होती है, एंड हीट लॉस जो है ना सराउंडिंग में बिल्कुल भी नहीं होता, निग्लिजिबल होता है, और हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी चेंजेस क्या है? सो कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो स्टेप 1 में क्या होता है कि हम टेम्परेचर चेंज को मेजर करते हैं। किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज क्या है, यानी कि पहले टेम्परेचर क्या था, बाद में क्या है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर हम मेजर करते हैं। फिर हम चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं। फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो डेल टी हमारे पास आ जाएगा। स्टेप 2 में क्या होता है कि हम हीट चेंज क्यू को फाइंड आउट करते हैं। क्यू का फॉर्मूला है मैस इंटू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू द चेंज इन टेम्परेचर। सो एम मैस है, सी हीट कैपेसिटी, एंड डेल टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है। अब क्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, तो क्यू को हम 1000 के साथ डिवाइड करेंगे और इसको किलो जॉल में चेंज कर देंगे। अब किलो जॉल में चेंज हो गया है, तो अब हम इंथैल्पी चेंज मेजर करेंगे। क्यू को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे और नेगेटिव साइन आएगा, मीन्स कि जो अगर नेगेटिव साइन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इस केस में हीट रिलीज हो रही है। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, यहाँ पर जो वॉल्यूम है ना वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है और 0.5 मोल कंसनट्रेशन है। इसके अलावा 25 यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर है। सेम इसी तरह 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम है HCl का, 0.5 कंसनट्रेशन है HCl के केस में, और 25 यहाँ पर भी टेम्परेचर है। अब ये टेम्परेचर 25 से रेज होता है 28.5 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये इनिशियल टेम्परेचर हो गया, ये फाइनल टेम्परेचर हो गया। अच्छा, हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं टेम्परेचर, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास था 25 और फाइनल है 28.5, तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है चेंज इन टेम्परेचर 3.5 केल्विन। उसके बाद हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम था ना 100 सेंटीमीटर क्यूब था NaOH के केस में, और 100 सेंटीमीटर क्यूब है HCl के केस में। तो दोनों को अगर हम प्लस करें तो 200 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास टोटल वॉल्यूम है। सो 200 ग्राम में हम इसको कंसीडर करेंगे, और ये हमारे पास मैस हो गया। अब यहाँ पे हीट कैपेसिटी हम 4.2 यूज़ करेंगे, तो इस फॉर्मूला में अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो 2.94 जूल हमारे पास हीट कैपेसिटी आती है, 2.94 किलो जूल। अभी ऑलरेडी किलो जूल में, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। सो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। जब भी रिएक्शन होता है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के केस में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, रिएक्ट किया HCl के साथ। इसके रिजल्ट में हमारे पास दो चीज़ें बनी। एक तो यहाँ पे हमारे पास साल्ट बना जिसको हम NaCl कहते हैं, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास बना वाटर। अब वाटर के जो ना नंबर ऑफ मोल्स कितने मोल वाटर के बने, सो इस चीज़ को हम फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट होते हैं कंसंट्रेशन इनटू द वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो मोल्स है ना सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, यहाँ जो मोल है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वो इक्वल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स के, और यहाँ पे हम इसको कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम के साथ, तो 1000 से डिवाइड करते हैं तो 0.05 मोल्स आ जाते हैं। So number of moles of water is formed 0.05 moles. अब मोल्स तो हमारे पास आ गए हैं, हीट की बेसिटी हमने पीछे फाइंड आउट की थी, तो इसको हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे Q/N। सो हमारे पास जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आई है ना वो है -58.5 किलो जूल पर मोल। सो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है -58.5 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, which is 6.7 enthalpy changes and calorie content of food।
अच्छा, हम हमारी बॉडी में जो फूड है ना वो एक फ्यूल की तरह एक्ट करती है। फूड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी में होती है। सो जो फूड है ना, जब ये डाइजेस्ट होती है तो जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है ना इन इट, जो उस फूड में केमिकल एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है एज द हीट एनर्जी। एंड दिस इज द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वुड बी रिलीज इफ द फूड वर बर्न्ड आउटसाइड द बॉडी। फूड के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, जब हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, मतलब डाइजेस्ट हो जाती है, तो वो फिर हीट एनर्जी जो है ना वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ अ हीट। अब जो बर्निंग फूड होती है ना आउटसाइड द बॉडी रिलीज द सेम एनर्जी, एंड फूड बिहेव करती है यहाँ पे एक फ्यूल की तरह। डाइजेशन ऑफ फूड एंड कंबस्शन ऑफ फूड रिलीज इक्वल एनर्जी, यानी जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं और कंबस्शन ऑफ फूड, तो दोनों इक्वल एनर्जी रिलीज करते हैं। So the total energy released from the food is equal to its enthalpy of combustion. Because of this reason, energy value of food can be studied using calorimetry. और एक इंस्ट्रूमेंट होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर, जो कि यूज़ किया जाता है इस एनर्जी को मेजर करने के लिए। बॉम्ब कैलोरीमीटर कॉमनली यूज़ किया जाता है टू मेजर दिस एनर्जी। अब कैलोरी कंटेंट क्या होता है, ये वो अमाउंट होती है एनर्जी की जो रिलीज होती है जब फूड जो है ना वो हम कम्प्लीटली कंज्यूम कर लेते हैं। जब फूड कम्प्लीटली कंज्यूम होगी ना तो उसके बाद जो एनर्जी थी ना वो कैलोरी कंटेंट होता है। ये वो एनर्जी होती है, एनर्जी रिलीज व्हेन फूड इज कम्प्लीटली कंज्यूम। अब एनर्जी इज मेजर्ड इन द किलो कैलोरीज और जाउल्स के अंदर हम इसको मेजर करते हैं। एंड अगर कैलोरी कंटेंट हाई है तो मीन्स कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। सो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं टॉपिक 6.7.1 रिलेशनशिप बिटवीन इंथैल्पी चेंजेस एंड कैलोरी कंटेंट। सो जो 1 किलो कैलोरीज होती है ना वो इक्वल होती हैं 4.184 किलो जाउल्स की, और ये जो कन्वर्जन होती है ना ये यूज़ होती है टू चेंज इंथैल्पी वैल्यूज इनटू द कैलोरी वैल्यूज। अब यहाँ पे जो कैलोरी कंटेंट होता है ना वो चेंज इन इंथैल्पी डिवाइडेड बाय 4.184 किलो जाउल्स के इक्वल होता है। अब यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल देखें तो ये ग्लूकोज की एग्जांपल है। ग्लूकोज ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हुआ, और यहाँ पर जो है ना चेंज इन इंथैल्पी वो है -2803 किलो जाउल पर मोल। अब ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, और दिस रिएक्शन शो दैट जो ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा ना एनर्जी रिच फूड है। अब होता क्या है कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज रिलीज 2803 किलो जॉल ऑफ एनर्जी। तो जो मोलर मास होता है ग्लूकोज का वो 180 ग्राम होता है, 180 ग्राम पर मोल। तो अगर तो ऐसे है कि अगर ऐसे हो कि 180 ग्राम पर मोल जो ग्लूकोज है वो रिलीज करता है हीट को 2803 किलो जाउल। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे 1 ग्राम ग्लूकोज जो है वो हीट रिलीज करता है 2803 से हम डिवाइड करेंगे 180 को तो 15.57 हमारे पास आ जाएगा किलो जाउल। तो जो एक है ना 1 ग्राम ग्लूकोज तो वो 15.57 किलो जाउल पर ग्राम हीट रिलीज करता है। अब यहाँ पे हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। दिस इज द रिलेशन कैलोरी कंटेंट and is equal to the change in enthalpy divided by 4.184। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो कैलोरी कंटेंट में वैल्यू पुट करेंगे चेंज इन एंथैल्पी की विच इज़ 15.57 किलो जाउल बाई ग्राम, और 4.184 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैलोरी कंटेंट आ जाएगा -3.72 KCl बाई ग्राम एम है। अच्छा, यहाँ पे हमें एनर्जी इनटेक और एनर्जी एक्सपेंडिचर के बीच का ना डिफरेंस दिखाया गया है। सो ये इमेज बताती है कि एनर्जी इनटेक और एनर्जी एक्सपेंडिचर का बीच जो बैलेंस है ना वो इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी इनटेक वो होता है जब ये हमें फूड से मिलता है, फूड से मिलने वाली कैलोरीज होती हैं, जबकि एनर्जी एक्सपेंडिचर में रेस्टिंग कैलोरीज होती हैं, डेली एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज इंक्लूडेड है। अब ये इमेज हमें क्या मैसेज देती है कि जो हमें फूड से मिलने वाली कैलोरीज होती हैं उनका बैलेंस एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज से होना चाहिए, वरना हमारी बॉडी में जो ग्रोथ है ना ग्रोथ और मेंटेनेंस का ना जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इसके रिजल्ट में जो है ना फैट एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी पे आ जाता है जो कि हार्मफुल भी होता है सम केसेस में।
तो स्टूडेंट्स यहीं तक था आज का लेक्चर। कोई भी चीज़ अगर आपको इस लेक्चर में समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।